इस वीडियो में 1753 एडी के चार्टर या 1753 ईस्वी के राजपत्र के विषय में बताया जा रहा है। जैसा कि 1726 ईस्वी के राजपत्र में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई थी। सारी प्रेसिडेंसी सिटी में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हो चुकी थी और मेयर कोर्ट अच्छा काम कर रही थी। जैसा कि कंपनी का प्लान था उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कंपनी काम कर रही थी वो, और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा था। फिर ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हुई, ऐसी कौन सी ज़रूरत हुई कि 1753 एडी के राजपत्र को लाना पड़ा। तो 1753 एडी के चार्टर या 1753 ईस्वी के राजपत्र को लाने की जो आवश्यकता महसूस हुई, जो रीज़न थे उसके इस चार्टर को आने के, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि 17 सितंबर 1746 को फ्रांसीसी आर्मी ने प्रेसिडेंसी सिटी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी थी, उस पर अटैक किया और उसको पूरा कैप्चर कर लिया। 5 दिन तक ये युद्ध चला अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, और फ्रांसीसी आर्मी ने प्रेसिडेंसी सिटी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी थी, उसको कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ वहाँ से हार गए। और फ्रांसीसी आर्मी ने अपना फ्रांसीसी सिस्टम, जो फ्रांस का सिस्टम था, उसको डेवलप किया और अंग्रेज़ों का जो प्रेसिडेंसी सिटी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी, उसमें मेयर कोर्ट या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जस्टिस सिस्टम था, उस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। और 1746 में उस एरिया को कैप्चर करके, कब्जा करके, वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया। लेकिन जल्द ही 1749 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने एक बार फिर से मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी पे अटैक किया और उस एरिए को, जो फ्रांसीसी आर्मी थी, फ्रांसीसी लोग थे, उनसे वापस छुड़ा लिया। और 1749 में उस एरिया को दोबारा कैप्चर कर लिया। तो जो फ्रांसीसी आर्मी थी, उसका सिस्टम जो डेवलप हुआ था फ्रांसीसियों का, वो केवल 3 साल तक वहाँ पे इस्टेब्लिश रहा। उसके बाद 1749 को अंग्रेज़ों ने फिर से उसको वापस ले लिया और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ऐसी कंडीशन बन गई, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और उनको ये लगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी को एक बार फिर से पुनर्गठन किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए इसका। तो जो सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था, उसको एक बार फिर से इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता थी। और ऐसी कंडीशन को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमको फिर से अपने सिस्टम को डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है। तो 1753 का चार्टर लाया गया इसी वजह से, और ये सारी चीज़ों को फिर से डेवलप करने के लिए ही इस चार्टर को दोबारा लाना पड़ा, जो मेयर कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था। क्योंकि मेयर कोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको फिर से दोबारा इस्टेब्लिश करना था। इस वजह से 1753 एडी के चार्टर की लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तब 8 जनवरी 1753 ईस्वी को न्यू चार्टर लाया गया, जिसको जॉर्ज सेकंड ने अप्रूवल दिया और इस राजपत्र को या इस चार्टर को इशू किया गया। तो इस राजपत्र को आने का मेन रीज़न जो था वो यही था। सेकंड रीज़न ये था कि 1726 एडी के चार्टर में कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां रह गई थीं, उनको भी 1753 ईस्वी के राजपत्र में दूर करने का प्रयास किया गया और जो लिमिटेशन थी उनको ख़त्म किया गया। ये 2 रीज़न की वजह से ही 1753 एडी का चार्टर या 1753 ईस्वी का राजपत्र लाया गया। तो 1753 एडी का चार्टर में जो प्रपोज़ल रखे गए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेयर अदालतों की रचना व व्यवस्था में परिवर्तन।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेयर कोर्ट। इसमें जो 1726 एडी के चार्टर में, जैसा कि पूर्व में बताया गया कि मेयर और एल्डरमैन का इलेक्शन होता था, तो इस इलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया 1753 एडी के चार्टर में। और सारे एल्डरमैन जो थे वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट होने लगे, और जो मेयर का अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होने लगा। तो जो मेयर और एल्डरमैन के बाई इलेक्शन से जो चुने जाते थे या अपॉइंट होते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, और गवर्नर और उसकी काउंसिल और गवर्नमेंट ही मेयर और एल्डरमैन को अपॉइंट करने लगी। अपॉइंटमेंट के साथ साथ उनको पद से हटाने की जो कैपेबिलिटी थी उसको भी गवर्नर के अंडर में सेव कर दिया गया, गवर्नर में ही सुरक्षित कर दिया गया। और इस चार्टर में जो मेयर कोर्ट थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कर दी गई, मतलब जो मेयर अदालतें होंगी वो कार्यपालिका के अंदर में ही काम करेंगी, ऐसा इस चार्टर में प्रपोजल रखा गया। सेकंड पॉइंट में जो इंडियंस थे उनको मेयर कोर्ट से पूरी तरह से अलग कर दिया गया, मतलब एग्जम्पशन टू नेटिव्स फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द मेयर कोर्ट। मतलब ये हुआ कि इंडियंस जो होते थे तो वो अगर उनकी इच्छा है, उनकी विश है, वो मेयर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते, वहाँ पे अपना केस दायर नहीं करना चाहते तो वो वहाँ पे दायर नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रपोज़ल जो है इस पॉइंट में किया गया ताकि इंडियंस को ये ना लग सके कि अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर किसी भी तरह का लॉ ज़बरदस्ती करके लाद रहे हैं, क्योंकि इंडियंस और मेयर कोर्ट के बीच में एक टेंशन बना हुआ था। सारे इंडियंस ये नहीं चाहते थे कि हमारे केस मेयर कोर्ट में चले। तो इस सिस्टम में, इस चार्टर में ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया कि जो इंडियंस चाहते हैं कि हम मेयर कोर्ट में अपना केस दायर कर सकें, वही दायर कर सकते थे। अगर उनकी इच्छा नहीं है, उनकी विश नहीं है, तो वो दायर नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रपोज़ल इस चार्टर में रखा गया। थर्ड पॉइंट में कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। 1753 एडी के चार्टर में एक न्यू कोर्ट इस्टेब्लिश की गई जिसको कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कहा गया, और ये इसको इस्टेब्लिश करने का केवल ये प्रपोज़ल था कि जो गरीब लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए जस्टिस सिस्टम डेवलप किया जा सके, क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। तो गरीब लोगों के लिए, जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए स्पेशली कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश की गई। इस रिक्वेस्ट ऑफ कोर्ट में 5 पैगोडा से लेके 15 रुपये तक के, 5 पैगोडा टू 15 रुपीज़ तक के केस डिसाइड होते थे। और इस कोर्ट में जो न्यायाधीश होते थे वो कमिश्नर होते थे। तो कमिश्नर इस कोर्ट के न्यायाधीश होते थे, जजेस होते थे। और जो 8 से लेकर के 24 तक, 8 to 24 तक जिनकी संख्या डिसाइड की गई, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता था कमिश्नरों का, वो गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता था। बाद में फिर जाके कमिश्नरों का इलेक्शन होने लगा था और इनका अपॉइंटमेंट इलेक्शन के द्वारा होने लगा था। तो जो सिस्टम डेवलप किया गया उसके अनुसार आधे कमिश्नर, 1.5 कमिश्नर जो है ईयरली रिटायर हो जाते थे, और जो खाली हो जाती थी जगह उन पे इलेक्शन के द्वारा नए कमिश्नर को भर लिया जाता था। ऐसा व्यवस्था बाद में बनाई गई। तो स्टार्टिंग में तो गवर्निंग काउंसिल ने कमिश्नरों का अपॉइंटमेंट किया, और बाद में इलेक्शन के द्वारा हर साल ईयरली 1.5 कमिश्नर रिटायर होने लगे, और जो रिटायर हो जाते थे उनकी जगह बाई इलेक्शन न्यू कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट हो जाते थे। ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो थी वो वीकली थी, साप्ताहिक थी, और सप्ताह में 3 बार बैठती थी। इसमें जो वीकली थी तो ये साप्ताहिक थी, जो केवल 1 बार बैठती थी। अभी मैंने 3 बार बोल दिया था, जो गलत है, इसके लिए केवल 1 बार बैठती थी, क्योंकि ये वीकली थी, साप्ताहिक थी। तो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट सप्ताह में केवल 1 बार बैठती थी, और इसमें 3-3 करके कमिश्नर जो है 3-3 की संख्या में कमिश्नर जस्टिस करने के लिए बैठते थे। तो इस प्रकार से कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश की गई,
और ये इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, उनके लिए जस्टिस का नया सिस्टम डेवलप किया गया 1753 चार्टर में। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, वो लिमिटेड थे, सीमित थे, और ये न्यू कोर्ट थी जो 1753 एडी के चार्टर में इस्टेब्लिश की गई, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। फोर्थ पॉइंट में जो 1726 एडी के चार्टर में जो लिमिटेशंस रह गई थी उनको करेक्ट किया गया, उनमें सुधार किया गया। तो जो सुधार किए गए उनमें से पहला पॉइंट है, मेयर कोर्ट को ये राइट्स दिए गए कि मेयर के अगेंस्ट भी वो किसी भी केस में मामले की हेयरिंग कर सकती है, केस की हेयरिंग कर सकती है। पहले मेयर के अगेंस्ट मेयर कोर्ट में ही केस दायर नहीं किया जा सकता था। 1753 एडी के चार्टर में ये करेक्शन किया गया कि मेयर कोर्ट में मेयर के अगेंस्ट ही हेयरिंग हो सकती है और केस दायर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में ये राइट्स दिए गए मेयर कोर्ट को कि अगर कोई जज है और उससे रिलेटेड या उसके किसी रिलेटिव का केस कोर्ट में आया है, या किसी जज का किसी केस के लिए इंटरेस्ट है, तो वो उस केस में हेयरिंग नहीं करेगा, उस जज को उस केस से हटा दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी जज किसी भी केस की हेयरिंग कर सकता था, लेकिन 1753 एडी के चार्टर में ये सिस्टम डेवलप किया गया कि अगर कोई जज के रिलेटिव का केस है या रिलेटेड की कोई केस है या कोई इंटरेस्टेड वाला केस है, तो उस जज को उस केस में हेयरिंग करने का जो राइट्स था या जो अधिकार दिया गया था उसको हटा दिया गया। मतलब वो उस केस की सुनवाई हेयरिंग नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट में मेयर कोर्ट को ये राइट दिए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर कोई केस आता है तो मेयर कोर्ट उस केस की हेयरिंग कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस आ रहा है तो मेयर कोर्ट में वो दायर हो सकता है, लेकिन 1753 एडी के चार्टर में ये सिस्टम को करेक्ट किया गया, इसमें संशोधन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी कोई केस आ रहा है तो मेयर कोर्ट उसकी हियरिंग कर सकती है। फोर्थ पॉइंट में मेयर कोर्ट में ये करेक्शन किया गया कि जो कोर्ट फीस होती थी वो पहले कोर्ट में ही जमा हो जाती थी, लेकिन 1753 एडी के चार्टर आने के बाद कोर्ट फीस जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा होने लगी। मतलब गवर्नमेंट फंड में उसको जमा डायरेक्ट कर सकते थे और कोर्ट केस किया जा सकता था। तो कोर्ट फीस को कोर्ट में न जमा करके गवर्नमेंट के पास जमा करने की व्यवस्था बनाई गई, ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। तो ये 4 करेक्शन जो है 1753 एडी के चार्टर में किए गए। तो इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया गया और 1753 एडी के चार्टर को लाया गया। इसका रीज़न केवल यही था, जो फ्रांसीसी आर्मी ने अटैक कर करके मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मेयर कोर्ट का सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसको पुनर्गठन के लिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही 1753 एडी के चार्टर 1753 ईस्वी का राजपत्र लाया गया। और ये केवल छोटा था, 60 में था, क्योंकि केवल और केवल इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन के लिए लाया गया था और थोड़े करेक्शन किए गए थे। तो उन करेक्शन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही इस चार्टर को लाया गया और इस तरह से ये 4 चार्टर जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। 2 चार्टर एक्स्ट्रा बताए गए हैं क्योंकि वो सेटलमेंट ऑफ मद्रास का पार्ट हैं। इस वजह से 1683 का चार्टर और 1687 का चार्टर भी वीडियोज़ में बताया गया है। तो इस तरह से चार्टर कंप्लीट होते हैं।